आप सुन रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना का उपन्यास एक थी तरु का धारावाहिक भाग 6। पिछले भाग में आपने सुना तरु अपने विवाह से संतुष्ट अपनी सारी जिम्मेदारियों का आदर्श रूप से निभा कर रही है। अब आगे सुनिए। बुआ जी, आज का पेपर पढ़ा? अभी कहाँ पढ़ पाई विपिन, कोई खास बात? विपिन के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अब सब सालों की समझ में आ जाएगा कि हराम के पैसों से खरीद लें ऐसा सस्ता नहीं है विपिन। वो जो ठेकेदार था ना, जिसने 2.5 साल में अपना महल खड़ा कर लिया और पुल में ऐसा मटेरियल लगाया कि 15 लोगों की बलि लेकर 6 महीनों में बैठ गया, उसकी पोल खोली है हमने। उसकी राम स्वरूप से मिली भगत है, वही एमएलए। उसने फिर से एक ठेका दिला दिया, पर हम पड़ गए हैं पीछे। हमें भी दाना डालने की कोशिश की थी, पर हम नहीं आए उसके फंदे में। तरु की आंखें चमक उठी। अरे सच, इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने विपिन? कहाँ है अखबार, देना जरा। पढ़ पढ़ कर तरु की बाछें खिली जा रही हैं। विपिन की छाती फूल उठी, पर तरु विचारमग्न हो गई। विपिन, बड़ा खतरा मोल ले लिया तुमने। अब हर समय तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आप क्यों डरती हैं? खुश होइए, हर सच बात सामने ला रहे हैं, फिर झिझक काहे की? इन्हें तो यूँ चुटकी में उड़ा देंगे। उसने चुटकी बजाई। जनमत खिलाफ हो जाए तो ये साले कहीं के नहीं रहेंगे। और यहाँ क्या धरा है हमारे पास? रोज कमाना रोज खाना, कोई लेगा तो क्या लेगा? तरु को चुप देख कर वो फिर बोलने लगा। संपादक सुसरे की पहले तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी छापने की। हमने सीना तान कर कहा, बेशक हमारा नाम दे दो, जब प्रमाण मौजूद हैं तो पीछे हटने से क्या मतलब। वो बोला, जिम्मेदारी तुम्हारी है विपिन बाबू। हमने कहा, लाओ हम अपने हाथ से लिख कर दें अपना नाम। ये तो पहला कदम है बुआ जी, अभी आगे आगे देखिए। अभी एमएलए के यहाँ से बुलावा आएगा, हम भी कम नहीं हैं, सब टेप कर लेंगे। हाथ में सबूत होगा, फिर दबना किससे। आज यहीं खाना खाकर जाना विपिन, अपने फूफा जी की भी सलाह ले लो। अरे आप नाहक घबरा रही हैं, पीछे हटने के लिए कदम नहीं बढ़ाता। अपने विपिन को इतना कच्चा मत समझिए। आप तो बस आशीर्वाद दीजिए कि सत्य पर डटा रहूं। विपिन ने झुककर उसके पांव छू लिए। उसके सिर पर हाथ रखते तरु का मन जाने क्यों कच्चा हुआ आया। अंदर कुछ वेग से उमड़ा और गले में आकर अटक गया। उसे चलने को तैयार देख तरु ने कहा, अभी बैठो विपिन। कुछ और कहना चाहती थी, पर क्या कहे कुछ निश्चय नहीं कर पाई। नहीं बुआ जी, लिली अकेली होगी आजकल, उसे जाने क्या हो गया है। मुझे देर हो जाती है तो घबराने लगती है, और हम ठहरे पत्रकार, देर सवेर तो होता ही रहता है। अच्छा, अब चलने दीजिए। विपिन जा रहा है, पीछे पीछे निकल आई है वो। दरवाजे पर खड़ी विपिन को निहार रही है। इसी विपिन ने एक बार कहा था, एक बार उछाल दो किसी को, फिर देखो हमेशा को दबा रहेगा। हमेशा डरेगा कि कोई ऐसी वैसी बात साथ न जुड़ जाए। इन लोगों की पोल तो हमें मालूम है, जब चाहे एक खबर छाप दे और इनका डब्बा गोल। वे भी तो अपना स्पष्टीकरण देते होंगे। छपने ही कौन देता है उनका, और उस पेपर में तो छप नहीं सकता। और जनता, जनता की खूब कही आपने। अरे जनता क्या समझे, उसने तो जो पढ़ लिया सो ठीक। किसी के बुरे पॉइंट्स लोगों के गले जल्दी उतरते हैं बुआ जी। और आसपास के 2-4 लोगों ने असलियत जान भी ली तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कभी तो लोग कहने लगते हैं बड़ा साफ सुथरा बनता था, अब खुली असलियत। बुराई पर विश्वास जल्दी जमता है लोगों का। स्पष्टीकरण दिया भी जाए तो वो लीपा पोती समझा जाता है। हाथ हिलाता घूम कर चल पड़ा वो। जनतंत्र का सच्चा चित्र खींच देता है विपिन। पीछे पीछे दरवाजे तक आई हुई तरल सोच में डूबी उसे जाते देखती रह गई। अंदर घुसते ही तरु को महक लगी जैसे कुछ जल रहा हो। कुछ देर में महक और तेज हो गई। चंचल, कुछ जल रहा है क्या? नहीं तो मम्मी, बड़ी महक आ रही है। हाँ, हमें भी लग रही है, इनके घर से आ रही होगी। चंचल ने पड़ोस के घर की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे ये धुआं भी आने लगा, ये तो अपने घर के अंदर से आ रहा है। उन्हीं के यहाँ से धुआं भी आ रहा होगा मम्मी, अपने यहाँ घुस आया होगा। आजकल श्यामा का बेटा सौरभ आया हुआ है, चंचल से खूब पटरी बैठती है उसकी। चंचल फिर भाग गई सौरभ से गप्पे लगाने। महक और धुआं बढ़ता जा रहा है। तरु से रहा नहीं गया। उठकर भीतर गई, देखा टोस्टर में से आग की लपटें उठ रही थीं। उसने फ़ौरन स्विच ऑफ किया, जोर से आवाज़ लगाई, चंचल, ए चंचल। मम्मी बार बार आवाज़ दे देती हैं, खेल में डिस्टर्ब होता है। 2-3 आवाज़ें अनसुनी कर चंचल वहीं से चीखी, क्या है मम्मी? क्या है कि बच्ची, यहाँ आकर देख। उसने माँ को जले हुए टोस्ट निकालते देखा तो घबरा कर बोली, अरे हम लगा के भूल गए।
हमेशा यही करती है, टोस्ट लगा देती है और जाकर ही करने लगती है। यहाँ टोस्ट जलकर कोयला हो गए, लपटें उठ रही हैं और वो कहे जा रही थी कि पड़ोस से महक आ रही है, पड़ोस से धुआं आ रहा है। चंचल क्या बोले? मम्मी ने कहा था विपिन दादा के लिए टोस्ट भून लो, उसने लगा दिए। विपिन दादा चले गए तो टोस्ट लगाकर भूल गई। तरु कहे जा रही है, उस दिन भी फूक गए थे, मैं ना देखूं तो ये लड़की जाने क्या दुर्घटना कर डाले। ये ऊपर ही अरगनी पे कपड़े टंगे हैं जिनमें टेरेलिन की साड़ियाँ और फ्रॉकें भी हैं। एक बार आग पकड़ ले तो बुझाना मुश्किल। कल भी यही हुआ, दूध उबल उबल कर गिरता रहा, जलकर भगोना कोयला हो गया और वो बाहर खड़ी ही करती रही। चंचल विवश सुन रही है। बेचारी क्या करे, दूध चढ़ाकर सोचती है अभी तो उबलने में बहुत देर है, जरा सा चक्कर बाहर का मार ले और बाहर जाकर बिल्कुल ध्यान से उतर जाता है। जब मम्मी चिल्लाती हैं तब होश आता है। तरु को बड़ा गुस्सा चढ़ा है। इतना कहती हूँ पर इस पर कोई असर नहीं। कहा था विपिन के लिए टोस्ट भून ले, सौरभ के लिए भी, और भूख खुद को भी लगी होगी, पर ही खी में उसे खाने का होश कहाँ। इतनी बार प्यार से समझाया, डांटा, हर तरह से कहा कि दूध चढ़ाकर और टोस्ट लगाकर वहीं खड़ी रहो, पर वो हमेशा चल देती है। और सौरभ कहाँ है? बाहर बैडमिंटन खेलने। टोस्ट कितने भून लिए? किसी ने खाए कि नहीं? अभी कहाँ, पहले ही तो लगाए थे। तरु और बिगड़ी। चंचल खिसक ली, सामने खड़ी रहेगी तो मम्मी बराबर डांटती रहेंगी। चुप होकर तरु ने इंतज़ार किया। ना सौरभ आया ना चंचल। अब ये भी नहीं कि दोनों जने कुछ खा लें। वो उठी, दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाले। बाहर से बोलने की आवाज़ आ रही है। उसने आवाज़ लगाई, चंचल। कोई जवाब नहीं। चंचल ने सोचा मम्मी फिर डांटने को बुला रही हैं, चुप लगा गई। चुड़ैल वहाँ जाकर बैठ गई, बहरी कहीं की। चुड़ैल आकर मुंह फुलाए खड़ी हो गई। गुस्सा आता है तो आता ही चला जाता है। अब क्या कर रही थी? भैया ने बुलाया था, खेल रहे थे। भैया कहें कुएं में गिर पड़ो तो गिर पड़ना जाके। बेचारी चंचल क्या बोले। 2 कटोरियों में कॉर्नफ्लेक्स उसने चंचल को पकड़ा दिए। वो लेकर झट से चल दी। भीतर दोनों भाई बहन खा रहे हैं। हंसने बोलने की आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं। उसने फिर आवाज़ नहीं लगाई। 2 गिलास पानी अंदर पहुंचा दिया। दोनों के ही खी की आवाज़ें बाहर तक आती नहीं। पूरे 1 सप्ताह बाद असित अटैची लटकाए रिक्शे से उतरे। आना था परसों, पर 2 दिन पहले अचानक आकर तरु को सरप्राइज़ देना चाहता है। उतावले कदमों से घर की ओर बढ़ते हुए उसे बंद दरवाजे पर ताला लटकता दिखाई दिया। अरे, उसके मुंह से निकला, 7 बज रहे हैं, आखिर गई कहाँ है? आहट सुनकर पीछे के क्वार्टरों से महरी की लड़की शोभा निकल आई। बाबूजी दीदी तो गई हैं। कहाँ? एक बाबूजी और बीबी जी आए रहे, उन्हीं के साथ। अटैची रख चाबी निकाली असित ने। घर की एक चाबी उसके पास रहती है। ताला खोलकर कमरे में जा बैठा। पानी लेने उठकर रसोई में गया। लगता है सुबह से खाना नहीं बना। न खाना बनने का कोई चिन्ह, न सिंक में झूठे बर्तन। फ्रिज खोला, 2 स्लाइस के साथ मक्खन जैम निकाला, बैठक में लाकर खाने लगा। फिर उठा, चाय का पानी गैस पर रखाया। दूध है थोड़ा सा, गैस धीमी कर दी, शायद तब तक तरु आ जाए। वो चाय पी चुका। तरु अभी भी नहीं आई। 7 फिर 8 बज गए। बड़ी खीज लग रही है, क्यों चलाया बेकार ने। 9 बज चुके, देखा तरु चली आ रही है। अरे तुम कब आए? असित का चढ़ा मुंह देखकर सफाई देती सी बोली, जितेंद्र का मीना से झगड़ा हो गया, वो मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने को तैयार थी। वो अपनी बहन के साथ मुझे लेने आया। हाँ, तुम्हें औरों के झगड़े से कहाँ फुर्सत है, हमारी ही गलती है जो समय से पहले घर चले आए। गलत मत समझो, ये बात नहीं है, लेकिन कोई बुलाने आए तो कैसे मना कर दूँ? वो तुम्हारा ही दोस्त है, कितनी मदद करता है तुम्हारी। मजबूरी में रुकना पड़ा। वस्तु स्थिति पर ध्यान जाते ही वो शांत हो गया। फिर क्या हुआ, सब ठीक है ना? बड़ी मुश्किल से समझाया है। जितेंद्र की माँ उससे बहुत असंतुष्ट है, हमेशा शिकायतें करती है, उसे भरती रहती हैं। अब बस भी करो, वो जाने, उसका काम जाने। जिसे देखो मदद के लिए चला आ रहा है। सबके लिए तुम्हारा घर खुला है, एक मेरे लिए छोड़कर। तुमने कुछ खाया कि नहीं? तभी उसकी दृष्टि चाय के प्याले और प्लेट में पड़े ब्रेड के कोरों पर गई। अभी खाना तैयार करती हूँ, भूख लगी होगी तुम्हें। वो झटपट किचन में जा घुसी, फ्रिज में से कुदा हुआ आटा निकाला और अंडे लेने फिर बाहर आई। असित वैसा ही कुर्सी पर बैठा है। अब उठो ना, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। ऑमलेट बनाकर पराठे सेकते सेकते उसने प्लेट असित के आगे रख दी। लो शुरू करो। तुम भी आ जाओ, आज सुबह से खाना नहीं बना था? सुबह? हाँ, सुबह नहीं बनाया था कुछ। चंचल को स्कूल भेजकर कुछ बनाने का मन नहीं किया। शाम को लवलीन चंचल को ले जाने को कह गई थी, अकेले मन नहीं लग रहा था उसका। फिर तुमने क्या खाया?
असित का स्वर सुनकर चौंकी सी वर्तमान में लौट आई। असित उत्तर की प्रतीक्षा में रखा था। शाम का काफ़ी बच गया था, फिर अकेले के लिए बनाने का मन नहीं हुआ। तुम शुरू करो, बस मैं आई। वो फिर चौके में जा घुसी। खा पीकर सोते सोते 11 बज गए। मुझे घर चाहिए और तुम चाहिए। तुम नहीं होती तो मुझे घर अच्छा नहीं लगता। तरु, मुझे हर पल तुम्हारा साथ चाहिए। बाहर से भटक कर आता हूँ तुम्हारी बाहों में शांति पाने के लिए। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम्हें अपने से बिल्कुल अलग नहीं रहने देना चाहता। असित तरु को अपने में समेट लेना चाहता है। तरु तुरैया। तुरैया क्या होती है जानते हो क्या? तुरई को लोग तरैया कहते हैं। सच में तुम तरैया होती तो मैं तुम्हें खा जाता। तरोई तरोई तुरई। यूं ही लेटे लेटे असित का सामीप्य अनुभव करते हुए बहुत बातें करना चाहती है। बहुत कुछ है कहने को उसके पास। बहुत कुछ असित से पूछना है, पर बात करने का अवकाश वो नहीं देता। इस समय नहीं, बिल्कुल नहीं। तरु के बोलने पर मुंह बंद कर देना उसे आता है। नौकरी छोड़ चुकी थी तरु। चंचल के साथ, गृहस्थी के साथ न्याय नहीं हो पाता था। एक तो ढंग के नौकर नहीं मिलते, ऊपर से रोज की किचकिच। पैसा खर्च हो सो अलग, और निश्चिंती का नाम नहीं। असित का प्रमोशन हो गया है, घर का खर्च अच्छी तरह चल रहा है, फिर बेकार की दौड़ भाग से क्या फ़ायदा। चंचल स्कूल चली जाती है और असित दौरे पर। घर पर अकेली रह गई तरु। कुछ करने का मन नहीं होता। अक्सर ही तो अकेली तरु घर में। खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं, पर अब खा लेना चाहिए, सोच कर उठी। खास भूख तो है नहीं। थाली परोस कर क्या करना। उसने फ्रिज में से सब्जी निकाली, रोटी पर रखी और कौर तोड़ती हुई कमरे में आ गई। कद्दू की सब्जी। पिता को तरु की बनाई कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। बहुत साल पहले की एक घटना मस्तिष्क में कौंध गई। तरु चौके में बैठी कढ़ाई से कटोरे में सब्जी निकाल रही है। बाहर किसी के आने की आहट हुई। जाली में से दिखाई दिया पिताजी तेज तेज कदमों से आ रहे हैं। कुंडी खटके इसके पहले वो दरवाज़ा खोल आई। तरु, तुमने आज कद्दू की तरकारी बनाई है ना? हाँ पिताजी। वे चौके के दरवाजे पर खड़े हो गए। तरु ने दाल छौंकने के लिए चमचा अंगारों पर रख दिया था। रोटी सेक चुकी? बस सेकने जा रही हूँ। तरु ने थाली परसी, पहली रोटी सेक कर थाली में रखी और थाली उन्हें पकड़ा दी। अम्मा पूजा कर अपने कमरे से बाहर निकल रही हैं। आ गए तुम? जानती हूँ कोई बिना खाए कैसे रह सकता है। पिता का चेहरा स्याह पड़ गया है। अम्मा, तरु चिल्ला पड़ी। चुप रह, बड़ी खैरख्वाह बनी है। हाथ का टूटा हुआ कौर उन्होंने थाली में ही फेंक दिया है। रोटी मैं नहीं खाता, वो मुझे खाती है। वे थाली पटक कर चले गए। तरु रोटी सेक रही है। आंसू टप टप कर गिर रहे हैं। वो बाहें उठाकर पोंछ लेती है, फिर रोटी बेलने लगती है। ऐसा घर होता है? उसने सोचा था ऐसा घर मुझे नहीं चाहिए। वे भूखे लौट गए परसी हुई थाली फेंक कर। ये नरक है, मुझे नरक नहीं चाहिए। कद्दू की सब्जी वाला कौर हाथ में पकड़े तरु कुर्सी पर बैठी है। आंसू भरी आंखों की दृष्टि धुंधला गई है। हाथ उठाकर ब्लाउज की बाह से आंखें पोंछ लीं। आज भी उसे स्वप्न आता है। पिता आए हैं, चुपचाप खड़े उसकी ओर देख रहे हैं। पिताजी खाना, वो कहती है और वे लौट कर चले जाते हैं। वो आवाज़ नहीं दे पाती, चुपचाप देखती रहती है। कितने घरों में कितने लोग ऐसे भूखे रहते होंगे, बिना किसी से कहे, बिना किसी के जाने, यूं ही तिल तिल कर समाप्त हो जाते होंगे। ये कैसे व्यवहार हैं दुनिया के, जहाँ जीवन भर साथ रहकर भी आदमी एक दूसरे को समझ नहीं पाता। अकेले बैठे बैठे तरु को लगने लगा है सारा जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। लेखा जोखा करने बैठती है, कुछ भी हाथ नहीं आता। उसने कभी सोचा था जिंदगी का क्या है, यूं ही बीत जाएगी। दूसरे की जान का जंजाल बनकर घर क्यों बसाया जाए। पर घर के लोग पीछे पड़े। असित को लेकर मन दुर्बल हो गया। और अब ये गृहस्थी। कुंवारी रहती तो भी सबकी सुनती, इतराती किसके बल पर। रूप उसके पास था नहीं, स्वभाव सदा का ऐसा जिसकी सदा आलोचना ही सुनती आई। सोच समझ कर बोलना नहीं आता, लठ सा मारती चलती है। पर जो लगता है वही तो कहती है। अगर ना कहे और कुछ बनाकर कह दे तो भीतर भीतर कुछ कचोटता रहता है, अंदर ही अंदर उफान सा उठता रहता है। उस स्थिति को वो किसी तरह सहन नहीं कर पाती। सारी दुनिया धिक्कारती रहे, वो चुप सुनती है, पर अपने ही भीतर से उठती धिक्कार उससे सही नहीं जाती। मन का उद्वेग बार बार जागता है। तरु को बराबर लगता है जिसने हमें दुनिया में सिर उठाकर जीने योग्य बनाया, हमने उसे जीने नहीं दिया। हमने कोशिश की होती तो वे इतनी जल्दी ना मरते। ये क्या उनके मरने की उम्र थी?
धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ते हुए उनके कदमों को देखा है तरु ने। मृत्यु से पहले ही उनके जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। गड्ढे में धसी आंखें और निष्प्राण सी देह। अच्छा हुआ जो मर गए थे। उस कष्टमय जीवन से मुक्ति पा ली उन्होंने, नहीं तो कितना और घिसटते। उसकी समझ में आ गया है कि जीवन के सुख बहुत सतही होते हैं और दुख अपने में पूरी तरह डुबो लेने में सक्षम। और अम्मा, उनका अंत भी कैसा हुआ। आधे शरीर को लकवा मार गया था, जुबान बंद हो गई थी, हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहने वाली जीभ पूर्णतः शांत हो गई थी। आंखों से देखती रहती थीं, इशारे करती रहती थीं, कभी समझ में आते कभी नहीं। जितने दिन घिसती साक्षात नरक, न स्वयं को चैन न दूसरों को। भाभी को क्यों दोष दे, उन्होंने जो किया बहुत किया, कोई दूसरा शायद उतना भी ना करता। उस अंतिम सप्ताह में तरु ने एक दिन उनके साथ बिताया था, फिर वो चली गई थी और उस सितार द्वारा ही उनकी मृत्यु की सूचना मिली थी। अंतकाल में उन्होंने याद किया होगा, मस्तिष्क की सारी शक्तियां तो पहले ही जवाब दे गई थीं, शायद किया हो। तरु की कहीं नहीं चल सकी थी, उसके ऊपर भी कितने आरोप लगे थे। माँ कुपित रहती थीं, बहन असंतुष्ट। विवाह के बाद शन्नों की तरु से उम्मीदें और बढ़ गई थीं। उन्हें लगता था वे तो अब मेहमान बनकर आती हैं, तरु को उनकी हर तरह से खातिर करनी चाहिए, आराम देना चाहिए। वे कहती भी थीं, मैं आती हूँ पर इससे अपनी पढ़ाई और घूमने से ही छुट्टी नहीं, घर का काम किसी तरह निपटा दिया और चल दी। कहाँ जाती है रोज़ रोज़, घर में नहीं बैठा जाता। शन्नो जवाब तलब करती तो वो कुछ नहीं बोलती। तरु आवारा है, घंटों घर से बाहर रहती है। किस किस के साथ जोड़ दिया था उसका नाम उन्होंने। घर में रिश्तेदारों के आने पर तीखी तीखी आलोचनाएं होती। रिश्तेदार थे कौन, मौसी, मामा और उनके बाल बच्चे। वे तो बहुत पहले से ही तरु को अपनी नज़रों से गिरा चुके थे, अब वो उनकी परवाह नहीं करती है। उसे वे सब बददिमाग और स्वेच्छाचारी कहते थे, पर उसने कभी सफाई देने का प्रयत्न नहीं किया। उसे लगता था सफाई देने से वो और नीचे गिर जाएगी। हाँ, रोज़ जाती थी वो। 2 8वीं की ट्यूशनें की थी उसने, मीना ने दिलाई थी। कुल 3 महीने वो ट्यूशन कर पाई थी, बिना किसी को बताए। बताने पर घर में हल्ला मच जाएगा, पर पिता की भी कुछ ज़रूरतें हैं, ये कोई नहीं समझता। तरु बता देगी तो अम्मा नाराज़ होंगी, कहेंगी हाँ तुम ही तो एक सगी हो उनकी, मेरे लिए तो आज तक कुछ नहीं सोचा, और रुपए उनके पास चले जाएंगे। अपने मायके वालों के लिए अभी बहुत कुछ करना है उन्हें। शन्नो कहेंगी, मेरे बच्चों के लिए कभी कुछ लाने का मन नहीं हुआ तेरा। पिता की चाय की आदत थी, जब माँ आसपास नहीं होती तो चुपके से बना कर दे आती। वे तरु के लाने पर मना नहीं कर पाते थे। चाय उनकी कमजोरी थी, उनकी तलब थी, उनकी शक्ति थी, पर माँ बहुत कटु थी। किसी बात पर तिनक कर बोली थी, तुम अपनी चाय छोड़ सकते हो, तुम्हें इतनी ही दुश्मनी है तो वो भी छोड़ दूंगा, उन्होंने भी ताव में आकर कहा था। तलब लगती है तो उन्हें कितना कष्ट होता है तरु जानती थी, पर वे जिद के मारे नहीं पीते थे। 2-4 बार अपने दफ्तर जाते समय उन्होंने तरु से पूछा था, 1 आध रुपया है तुम्हारे पास। उन्हें मालूम था गौतम भैया जब तब तरु को कुछ दे आते हैं, जब तक रहे वो पकड़ा देती थी, पर अब कुछ नहीं है उसके पास। पिता की जेब में कुछ पड़ा रहे तो अच्छा है, वे चाहें तो चाय पी सकते हैं, चाहें तो रिक्शा ले सकते हैं। वे एक बार रास्ते में गिर पड़े थे, उन्होंने बताया नहीं पर उसे मालूम है। उसी बीच मौसी अपने लड़के नवीन के साथ आई थी। नवीन उससे कुछ बड़ा था। तरु की आलोचना सुनकर उसने जानना चाहा था। नवीन का समाधान कर रही थी वो। घर आकर रहने वाला वैसे भी घर की स्थितियों का अंदाज़ा लगा लेता है, उससे सब कुछ तो छिपा भी नहीं सकती थी। उसे धीमे धीमे बता रही थी, माँ की कठोरता के बारे में नहीं, पिता की जिद के बारे में नहीं। वो बता रही थी, आजकल मैं खाली हूँ, कई साथिनें भी अच्छे खासे घरों की होकर ट्यूशन करती हैं। बातों के बीच में अम्मा की जोरदार आवाज़ आई थी, बेशरम कहीं की, नवीन से घुट घुट कर क्या बातें किया करती हो, समझ लिया है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। मौसी ने तेज़ सुर में नवीन को आवाज़ दे ली थी। जब उसने तरु की वकालत की तो बात और बिगड़ गई। मौसी ने तिरस्कार से कहा, भाई को भी नहीं छोड़ा। अगले दिन नवीन वापस लौट गया था। चलते चलते वो शन्नो को बता गया था, वो ऐसी नहीं है, उसने बच्चों की ट्यूशनें की हैं, इसमें क्या बुराई है। शन्नो ने तरु से पूछा, कितने रुपए कमा लिए। मेरे बच्चों के लिए तो कभी कुछ नहीं किया, ट्यूशन की थी तो घर से कहकर करती, बहाने बनाने और झूठ बोलने में तू शुरू से होशियार है। फिर संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए बोली थी, अच्छा मीना का भाई नहीं होता था वहाँ। मीना का भाई, वो तो उन बच्चों की बहन विभा से मिलने आता था, अब उन दोनों की शादी हो रही है।
तू चाहेगी भी तो तुझे लिफ्ट देगा कौन? शन्नो हमेशा चुभने वाली बात कहती है, पर तरु से कुछ कहते नहीं बनता। वो चुपचाप उठकर चली जाती है। इन झूठे आरोपों का खंडन करना उसे अपनी ही हेठी लगता है। हमेशा की अड़ियल है। शन्नो ठीक कहती है। मुझे कोई नहीं चाहता है, पर इसमें मेरा क्या दोष? तरु सोचती है, पर समझ नहीं पाती। जो ठीक समझकर करती है वो भी सबको गलत लगने लगता है। पर पिता, उन्हें कुछ हो गया तो? कहो, जिसे कहना हो कहो, पर मेरे पिता का कुछ अनिष्ट ना हो। लेकिन अनिष्ट कहाँ रोक सकी थी? कुछ नहीं कर पाई तरु। जो सोचती है कभी नहीं होता। उनकी निर्बलता बढ़ती गई। वे बिस्तर पर पड़ गए। उन्होंने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। उठना, मुंह धोना, कुल्ला करना छोड़ दिया। बोलना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया। और तरु बेबस देखती रही। उस असह्य स्थिति का साझीदार तब कोई नहीं था। फिर अब उसकी स्मृति का साझा करके क्या होगा? डॉक्टरों का क्या? कोई भी बीमारी बता देंगे, दवा लिख देंगे, उनके बूते का कुछ नहीं। जिंदगी में क्या घट जाएगा पहले से मालूम नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी घटनाएं अनायास ही घट जाती हैं। मन जाने कितनी योजनाएं बनाता है, उन्हें साकार करने को एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है, पर सारे किए धरे पर पानी फेर देने वाली घटनाएं अचानक ही घट जाती हैं। तरु का मन सुन्न सा हो गया है। भीतर से कोई पूछता है, किसी के सही गलत का निर्णय करने वाली तू कौन? तूने क्या किया? माँ को फालिज गिरा तेरे ही कारण। वो अपने आप से कहती है, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, हाँ पापी हूँ। राहुल के तिलक से शादी तक के लिए भी मकान मालिक से इधर के 2 कमरे और एक बरामदा ले लिया गया है। इसी के 500 रुपये मांग लिए उन्होंने, सिर्फ 15 दिन के। माँ जी ने ना नुकुर की, पर सबकी सलाह हुई कि कहीं और जाने में परेशानी बहुत होगी और खर्च अलग से, सो यहीं ले लिया जाए। सामान उठाए उठाए इधर उधर भागना तो नहीं पड़ेगा। इस खिड़की वाले कमरे से उस तरफ शुक्लाइन का चौका है और पीछे एक कुठरिया है जिसमें उनके बक्से धरे हैं। उनकी बड़ी बेटी सुशीला जब से ससुराल से आई है उसे हिदायत दे दी गई है, गहना गुड़िया उतार के संदूक में मती धरी हो। कहूँ दन्नू के हाथ पड़ेगो तो हम तो मुंह दिखावे के लायक नहीं बचेंगे। और सुशीला हर बखत झुमकी, कंगन, हार और अंगूठियाँ पहने रहती है। एक दिन घर के सब लोग कहीं गए थे। सुशीला चौके में खाना बना रही थी। आंगन से दन्नू कमरे में जाते दिखाई दिए। सारे घर का चक्कर लगाने के बाद सुशीला से पूछा, कौन कहाँ गया है, कब तक आएगा? फिर वह चुपचाप कुठरिया में जा घुसे। थोड़ी देर बाद सुशीला का ध्यान गया, जे दन्नू इतनी देर से कुठरिया में क्या कर रहा है? तवा उतार के उधर गई, देख कर सन्न। जे क्या कर रहे हो दन्नू, चोरी कर रहे हो? हाय हाय हमार बक्सा, वो चिल्लाई। चीख की आवाज़ सुनकर रश्मि दौड़ी। पीछे पीछे तरु भी चली आई। दन्नू सुशीला के बक्से से जूझ रहे थे। बड़ी करुण दृश्य से ताकने लगे। ताला मजबूत था, उसे तोड़ने की कोशिश उन्होंने नहीं की। ढक्कन के साइड की एक कील उखाड़ दी थी और उसे उचकाकर बक्से में हाथ घुसा दिया था, लेकिन भारी ढक्कन ऊपर उठा नहीं, हाथ बीच में फंस गया। दूसरे हाथ से दन्नू दूसरा जोड़ खोलने के चक्कर में थे। उधर फंसा हुआ हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। पीड़ता जकड़ा हाथ में फंसाए जस के तस बैठे रह गए थे। चुट्टा कहूँ को, काहे तोड़ रहे हो हमार बक्सा? परिश्रम से लाल मुंह घुमाकर दन्नू बोले, जो बक्सा कैसो टूटो धरो है, हम संभाल रहे हते सो हाथ फंस गो। हाय हाथ टूटो जात है। अच्छा होए टूट जाए हाथ, बक्सा अपने आप जाए के जूझ गो तुमसे, हरामी चोर दुश्मन कहूँ को। सुशीला ने भुनभुनाते हुए ढक्कन उचकाया। हाथ खींचकर सहलाते हुए दन्नू बाहर भागे। रश्मि और तरल हंसते हंसते धोरी हो गई। आज शुक्लाइन सफाई पर तुल गई हैं। इधर वाले कमरे में भारी भारी धनिया रखी हैं और ईंट सीमेंट की बोरियां वगैरह भी। कोई नहीं आता इधर। इधर से तरु को आवाज़ देकर उन्होंने कहा, दुल्हन नेक धन्नी उचकाए दो, नीचे मार दलिद्दर जमा है, ऊपर को खंड बनन की नौबती नहीं आ रही है, मार घुनाए जा रही है लकड़ी। उन्होंने झाड़ू से नीचे का कूड़ा खींचा। तरु हाथ से जोर लगाकर धन्नी उचकाए है। कूड़े के साथ फड़फड़ाकर आते नोट देख तरु चौंक कर बोली, अरे अरे ये क्या चाची जी, आप क्या धन्नियों के नीचे नोट रखते हैं? धन्नी के नीचे से निकले मुट्ठी भर नोट देखकर शुक्लाइन ने आंखें फाड़ दी। हंसी को तरु ने भरसक दबा लिया। 10-10 के, 5 के, 2-2 के, 1-1 के नोट बिखरे पड़े थे। उसई हरामजादे की करतूत है। खिसियाई सी चाची बोली, वह है जान को दुश्मन, मरद भी तो नाया भागो, हियन छिपाए के धरे हैं। तन्नू के लिए मुँह से गालियों और बद्दुआओं की बौछार फूट पड़ी।
झाड़ू डालकर फिर खींचा तो कुछ नोट और चिल्लर और निकली। गिने कुछ 67 रुपये 47 पैसे। हाय सुशीला, सिर पीट लिया शुक्लाइन ने। सुशीला के दूल्हा की जेब से उसे ही ने चुराए के धरे हैं। माता खाए हरामी के कोढ़ फूटे, कौन पापन को फल है जो हेन आए के पैदा भवो है। सुशीला के दूल्हा जब विदा कराने आए थे तो बाहर टंगे उनके कोट की जेब से 100 का नोट गायब हो गया था। इधर उधर सबने ढूंढा पूछा पर नोट न मिलना था न मिला। सुशीला समझ गई पर नई नई शादी बेचारी क्या कहे। उल्टा उसने अपने दूल्हा से ही पूछा, नोट धरो थो कि कहूँ और निकलवाया है। हाँ हाँ खूब धरो थो, सुबह दन्नू के सामने धरो थो। तब तो हुई गो कल्याण। सुशीला ने मन ही मन सिर पीट लिया। वह चुट्टा काहे को छोड़ेगा, पर चुप लगा गई। दन्नू की करतूतें सबके मनोरंजन का साधन बनी हैं। असित कहते हैं, जैसी कमाई बाप की वैसी ही तो जाएगी। दूसरों का खून चूस चूस कर दौलत जोड़ी, तभी तो लड़के उड़ा रहे हैं। कोई भी ढंग का ना निकला। अब तो बहुएं भी आपस में खूब लड़ती झगड़ती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ कोहराम मचा रहता है। इधर बहुत दिनों से पिटे नहीं है दन्नू, आने दो शुक्ला जी को, फिर उधेड़े जाएंगे। मिले मिले घर, ऊपर से इधर शुक्ला जी के पोर्शन में आबाद आवागमन, आपस में एक दूसरे का पूरा हाल पता रहता है। मेहमान अभी कोई खास नहीं, बस श्यामा का परिवार, वो भी पूरा नहीं। मांझी की एक बहन भी आई हैं। तरु की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसका काम अधिकतर इस कमरे में ही चलता है जो शादी के लिए लिया गया है, उसके कमरे से लगा हुआ है। और इधर सामने चबूतरा, सब दिखाई सुनाई देता है, बस खिड़की का पर्दा जरा सा खींचने भर की देर है। मकान मालिक शुक्ला जी ने सुबह सुबह दन्नू की जमकर धुनाई की और गरियाते हुए बाहर चबूतरे पर निकल आए। इतवार का दिन है, नहीं तो साइड वाले मकान के बाहरी कमरे में ध्यानु मास्टर लड़कों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते। शुक्ला जी से जयराम जी के बाद दोनों बाहर चबूतरे में पड़ी बेंच पर जम गए। देखा आज का पेपर? नैनीताल के एक इंग्लिश स्कूल में हिंदी फिल्म देखने पर 10वीं के 5 स्कूली छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया और उनमें गुजरबल मोदी का एक पोता भी है। और क्या होएगा? शुक्ला जी हथेली पर तंबाकू रगड़ते बोले, ससुरे अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। हिंदी बोलने पर सज़ा मिलती है, चले जाओ किसी कॉन्वेंट स्कूल में। हिंदी बोला बच्चा कि पड़ी एक छड़ी, ना माँ माँ रहे ना बाप बाप, आप उन सब भुलाए जाते हैंगे। और मास्टर साहब? बड़ी बड़ी शिकायतें हैं उन्हें सरकार से, समाज से, शिक्षा प्रणाली से, पर सुनता कौन है यहाँ उनकी। बस कह सुनकर भड़ास निकाल लेते हैं। बोले, अरे सब सरकार की कमजोरी है, किसी देश में ऐसा हो सकता है क्या? सरकार उरकार क्या होता है? मुंह में तंबाकू दबाए शुक्ला जी शुरू हुए। वोट पक्के रहे इनके, ये लोग पहले ही अलग अलग बांट कर कुछ को मनमानी छूट दिए रहते हैं, जिसमें उनके सारे वोट इन्हीं को मिले। सब्जी का झोला पकड़े उधर वाले वर्मा जी दिखाई दिए, उन्हें भी पुकार लिया गया। नहीं भाई, अभी बैठेंगे नहीं, नहाया भी नहीं हूँ। कहते कहते वे भी वहीं आ जमे। किसके वोट गिने जा रहे हैं मास्टर साहब? जवाब दिया शुक्ला जी ने, अरे वोट हम का गिनेंगे, ऊ गिनेंगे ससुरे जो सबका ठिका लिए बैठे हैं, वह तो खरीद रहे हैं। खरीद का है, उनके हितन की रक्षा कर रहे हैं। ध्यानु मास्टर थोड़ा तेज पड़े, सिर्फ उनका हित ना, देश का काहे में हित है सो कोई नहीं देखता। अपना तर गए तो समझो देश का उद्धार हो गया। वर्मा जी ने आगे बढ़कर चबूतरे के नीचे पान की पीक थूकी। को नृप होए हमें कहानी, सब साले एक से हैं, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। सेकलरिज्म तो खाली नारा है, अलग अलग वर्गों को अलग अलग लालच देते हैं। रोजगार भी संप्रदाय के आधार पर बांट दें, इनका बस चले तो। सबको अलग अलग से सिर पे चढ़ाए ले रहे हैं। 31 साल बीत गए, अभी निपल लगा के दूध पिलाए रहे हैं, जाने अपने पाँव पे कब खड़े हो पाएंगे। बोलते बोलते मास्टर का मुंह लाल पड़ गया था। और खुद कहाँ हैं? अपने मतलब पूरन के लय जो बीच में आए जाए उसे को ठिकाने लगाए देते हैं। सुसरे इंसान की जान की कोई कीमतें नहीं। वो देखो ना कल के पेपर में रहे, जो इनकी पोल खोले उसे कैसे उखाड़ देते हैंगे। तरु कान लगाकर सुनने लगी। गुंडागिरी की भी तो हद है। वो केस भया था, बड़े बड़े लोगों की फसत भई, फिर एक अपहरण और हत्या। तरु हाथ में पैकेट पकड़े वैसे ही खड़ी, कान उधर ही लगे हैं। गरीब मेहरिया की आबरू कहीं सुरक्षित नहीं। मन में अजीब सी हलचल होने लगी। 2-3 लोग एक साथ बोल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुनिया के केस की बात है क्या? दुश्मनी हुए आदमी से खींची जाए मेहरिया, यह होता है दुनिया में, करे आदमी भरे बहुरिया। जी धक से हो गया।
नहीं, वो नहीं हो सकती। उसकी किसी से क्या दुश्मनी? एकदम लिली का ध्यान क्यों आ गया? तो भी वो नहीं हो सकती। धमकियां विपिन को मिल रही हैं, लवलीन की किसी को क्या दुश्मनी? उसने आगे बढ़कर पैकेट मेज पर रख दिए। इतने में गली से आगे वाली सड़क पर कुछ हल्ला उठा। लोग खड़े होकर देखने लगे। चबूतरे से झुककर सड़क पर झांकते वर्मा जी बोले, अभी सब्जी खरीदते सब ठीक है ठाक था। वर्मा जी घर भूल भाल कर सब्जी का थैला साइड में रखकर बैठ गए। शुक्ला जी ने बनियान की जेब से चूने तंबाकू की डिबिया निकाल ली। जीप, टैक्सी, स्कूटर, बैंड बाजा सब है। अरे लड़कन का जुलूस है। डीएवी कॉलेज का इलेक्शन है। दोनों उम्मीदवार जान की बाजी लगाए दिए हैं। पिछली बार तो छुराबाजी भई थी। सूचना देने वाले शुक्ला जी हैं। अब के गोलियां तो एक बार चल चुकी हैं, आगे देखो का होए। कॉलेजन का चुनाव और शहर भर में हल्ला। वर्मा जी ने फिर पान पीका। पढ़ाई लिखाई सब भाड़ में, अभय से नेतागिरी सीख लेते हैंगे। कोई इनसे पूछे वोट देने वाले लेने वाले उसी कॉलेज के, फिर काहे दुनिया भर में फैन मचाए हो? बाप का पैसा है, लुटाए रहे हैं। मास्टर जी ने स्पष्टीकरण दिया, कराता है नेता, वो पार्टी वाले ने संरक्षण देते हैं और स्कूल कॉलेज में अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं। यहाँ भी वही होता है, गुटबंदी, मारपीट और गुंडई। अभय से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटा आगे यही करना है। मास्टर का लड़का डीएवी से बीएससी कर रहा है। जुलूस की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया। काहे बबुआ ये सब करवाए रहे हो? और कौन कौन है इन लोगन में? हम लोग साइंस साइड के हैं, हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ। प्रताप सिंह और सुमेर दोनों मैदान में हैं, बराबर की टक्कर है। सुमेर ने तो 40,000 लगा दिए। वर्मा को ताज्जुब हुआ, बाप ने इतना रुपया दे दिया? उसे कांग्रेस का सपोर्ट मिला है, अभी एक मकान बेचा था, उसी का पैसा मिला है, सो इलेक्शन में लगा दिया। अरे 40,000 खर्च किए, मास्टर ने बात समझाई। जीत गए तो समझो आ गए राजनीति में, फिर तो 50 गुने कमा लेंगे। लग्गू भग्गू अभी से साथ लग जाएंगे, सारे दंद फंद अभी से सीखते चलेंगे। काहे, तुम किसे वोट दे रहे हो बबुआ? हम तो सुमेर को ही देंगे। कह रहा है जीत गए तो छात्रों के हित के लिए लड़ेंगे, पोस्टों में रिजर्वेशन ख़त्म कराएंगे, छात्रवृत्ति योग्यता और आर्थिक स्थिति के हिसाब से मिलेगी, और भी बहुत से प्लान्स हैं। करा लिए भैया, करा लिए, सब करा लिए। वर्मा जी उठकर खड़े हो गए। शुरू में सब ऐसे ही डकराते हैं, और अपना झोला उठाकर चल दिए। बताइए चाचा जी, 1/3 कोटा रिजर्व हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए लड़के इतना शोर मचा रहे हैं। तरु का मन उधर ही लगा है, पर उस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। टॉपिक ही बदल गया है। क्या सुना था अभी थोड़ी देर पहले? दुश्मनी होए आदमी से खींची जाए मेहरिया। फिर किसी लड़की को औरत कहा, इसका मतलब ब्याही हुई होगी, नहीं तो लड़की कहते ना। इतने दिन हो गए चुनिया के केस को चलते, वही तो नहीं। स्तब्ध सी बैठी है। बाहर वार्तालाप चल रहा है। आवाज़ें कान तक पहुंच रही हैं कि नहीं? लड़कों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यानु मास्टर ने ज़ोर से कहा। तुम अपनी पढ़ाई लगकर करो, तुम्हें औरों से क्या। हमें कुछ क्यों नहीं बाबूजी, हम फर्स्ट डिवीज़न लाएं तो भी हमें कोई नहीं पूछेगा, और वो 4 साल में सरकारी मदद से थर्ड ले आएँ तो पहले नौकरी उन्हें मिलेगी, पहले प्रमोशन उनका होगा, चाहे करना धरना कुछ ना आए, ज़्यादा तो हमें ही मतलब है। मास्टर जी की पत्नी कूड़ा फेंकने निकली थी, वहीं रुककर सुनने लगीं। उन्होंने लड़के की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये तो बहुत ही गलत बात है। शुक्ला जी और मास्टर जी चौंक कर उधर देखने लगे। वे कह रही थीं, लायकियत पे देना चाहिए काम, ये क्या कि वो ऐसी जात के हैं तो वो ज़्यादा सगे हो गए और हमारे बच्चे लायक होकर भी नालायक हो गए। वजीफ़े उन्हें अलग से, उम्र में छूट अलग से, बबुआ ने जोड़ा। मास्टर जी को बड़ा नागवार गुजर रहा था, पर चुप लगाए रहे। मास्टरनी को अपने होनहार पूत पर बड़ी उम्मीदें थीं। सरकार की नाइंसाफ़ी सबसे ज़्यादा उन्हें खटकी। हमारे बच्चे पैसा लगाए के मेहनत करके पढ़ें और सब बेकार जाए, फिर ये करेंगे क्या? डंडे चटकाएंगे, बेकार घूमेंगे, और का। शुक्ला जी अपनी बीती बोले। सो थर्ड डिवीज़न में होके अच्छा काम कर लेंगे? मास्टरनी के मन में दुविधा थी। लड़के कह रहे हैं आग लगा देंगे, बबुआ ने सनसनीखेज सूचना दी। मास्टर जी चौंक गए। कहाँ लगा देंगे आग? ये हमें नहीं मालूम, पर कह रहे थे कुछ करेंगे ज़रूर। तुम मत पड़ना इन सब में, तोड़ फोड़, आगजनी, लूटपाट, क्या होगा इससे? शुक्ला जी तंबाकू दबाए सुनते रहे। फिर काहे से होगा? ये लोग तो इलेक्शन के पहले ही वादे करके वोट मांगेंगे, और फिर हमारा क्या होगा? तुम चुपचाप पढ़ो बैठ के। मास्टर जी रोश में आ गए। चलो अंदर, तुम इन सब बातों में नहीं पढ़ोगे।
बबुआ को घर चलने का इशारा करते हुए वे उठ पड़े। मास्टरनी पहले ही चल दी थी। पीछे पीछे जाता हुआ बबुआ कह रहा था, किसी को कुछ नहीं करना तो कौन आगे आएगा? क्या फ़ायदा इस पढ़ने लिखने से? हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, हमें अपने आप लड़ना पड़ेगा। मास्टर जी अंदर जाकर आंगन में खड़े हो गए और अंदर आते लड़के को डांटा, बहुत ज़्यादा जबान मत चलाओ, हमारी अपने बाप के आगे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अभी किसी लायक नहीं हो तब ये हाल है। अरे तो क्या कह रहा है? माँ ने बेटे का पक्ष लिया, भुगतना तो उसी को पड़ेगा। और अपनी सोचो, सुराज के पीछे तुमने नहीं पढ़ाई छोड़ी, नहीं तो आज मास्टरी करते न झींकते होते। मास्टर जी की दुखती रग छू दी थी उन्होंने, एकदम बौखला गए। तुम और ओरी ले लेके बिगाड़ो उसको, कहो जाके लगाया, गिरफ्तार हुए जाके, फिर मुझसे मत कहना लाओ छुड़ा के। काहे गिरफ्तार होगा, शांति से सब समझ जाएगा। मन का आक्रोश दबाए लड़का चुप खड़ा रहा। अंदर से आवाज़ आई, दुल्हन हो, कहाँ बैठ गई जाए के? अरे मैं तो भूल गई, माँ जी बुला रही थी। आई, वो हड़बड़ा कर चल पड़ी, पैकेट वहीं रखे रह गए। तरल का मन विवाह के कार्यों से बार बार उखड़ जाता है। एक डर सा बैठ गया मन में, बार बार विपिन का ध्यान आता है। 1 हफ्ता हो गया कोई खबर नहीं। आई थी तब स्थितियाँ अच्छी नहीं थीं, बस बुरी बुरी बातें ध्यान में आती हैं। अखबारों में, कहानियों में जाने कितने ऐसे किस्से पढ़े हैं। ये साधन संपन्न लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, इंसान का कोई मोल नहीं है इनके लिए। फिर विपिन तो अकेला है, साधनहीन। और लवलीन, सुकुमार सी युवती जिसने अभी दुनिया क्या देखा है, 5वां महीना चढ़ चुका होगा, जरा जरा बात में घबराने लगती है। कौन है वहाँ देखने वाला? मायके वाले उदासीन, कहते हैं अपने मन से शादी की है, अब तुम जानो, जैसा है अपने आप भुगतो। ससुराल में करने वाला है ही कौन? सास ससुर और 2 ब्याही बहनें, भाई को अपनी गृहस्थी से छुट्टी नहीं। सोच कर जीव चाट होने लगता है। अखबार भी नहीं देख पाती इन दिनों, बाहर आदमियों के पढ़ते दोपहर होते होते इधर उधर हो जाता है। वैसे ही चीख पुकार मची रहती है, बैठकर इत्मीनान से पढ़े कोई मौका नहीं। उस दिन की बात ध्यान आती ही व्याकुल हो उठती है। किसी लड़की को दरिंदों ने रौंद डाला, कांप उठती है तरु। किसकी बात है? चुनिया? हाँ, विपिन ने ही बताया था। बार बार लवलीन का चेहरा आंखों के आगे आ जाता है। फिर समझाती है अपने को, नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती। ये तो रोज़ की खबरें हैं, जाने कितनी बार, जाने कितनी स्त्रियां। बस आगे नहीं सोच पाती। नहीं नहीं, लवलीन तो किसी के 3-5 में नहीं है, उससे क्या मतलब किसी को? नहीं, वो नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। डर तो विपिन के लिए है, उसी के पीछे पड़े हैं लोग। अब नहीं रुक पा रहे यहाँ, निपट जाए शादी और चले अपने घर। पर अभी तो 2 दिन बाकी हैं। हे भगवान, ठीक रखना विपिन को। घर में शादी का माहौल और दन्नू जैसा कैरेक्टर सामने, कुछ शक्ल तो चाहिए ही। होने लगी चर्चाएं। और सुनो एक किस्सा, सुनाने में राहुल निपुण है। शुरू हो गया जैसे सामने घट रहा हो। तो हुआ ये, मामा आए, मामा आए, बच्चे चिल्लाते हुए सुशीला के पास भागे। कौन मामा? दन्नू मामा, तुम्हारे वाले। आकर देखा दन्नू खड़े सास से बातें कर रहे हैं, न बक्सा न बिस्तर, खाली हाथ, कड़कड़ाते ठिठुरते हुए। भरे जाड़े में शरीर पर कोई ऊनी कपड़ा नहीं। सास ने सुशीला को आवाज़ लगाकर कहा, बेचारे का बक्सा चुर गया है, उसी में सारा सामान धरा था। मज़ा आ रहा है सबको, राहुल चालू है। बड़े विस्तार से दन्नू ने बताया, बस ज़रा सा उठकर गुसलखाने गए थे, लौट कर आए, देखा बक्सा गायब। उसके ऊपर धरा हुआ पूरी बाह का स्वेटर और कोट भी गायब। सबसे पूछा ताछा, हल्ला मचाया, दौड़ भाग की, सब बेकार। इनके पास कोट था कहाँ? सुशीला सशंकित नेत्रों से देख रही है। अब उसे स्वेटर लाए के देव, दुल्हन, मार जड़ाए जा रहा है लड़का। सुशीला ने पति का स्वेटर लाकर पकड़ा दिया, पहन लिया दन्नू ने। श्रोता पूरा मज़ा ले रहे हैं। जरा रुको राहुल, बस हम 1 मिनट में आए। श्यामा के दूल्हा ने अल्प विराम लगवा दिया। लौटे वे, फिर कहानी शुरू हुई। जिठानी का भी तो भाई लगा, उनने आकर सिर पर हाथ फेरा। कहाँ जा रहे थे भैया? दन्नू बैठ के रोने लगे। अरे जिज्जी, हम तो शर्म के मारे मरे जा रहे हैंगे, जेब न कट जाए इसलिए सारे रुपए संदूक में धर दिए थे। अब 1 नोट भर बचा है, बच्चन के लिए मिठाई तक न ला पाए। उन्होंने जेब उल्टी, एक 10 का नोट निकाल कर दिखा दिया। घर के लोग इकट्ठे होकर करने लगे। दन्नू फिर शुरू हुए। हमारे जो बड़के भैया हैं, उन्हीं के दोस्त ने मुरादनगर की मिल में नौकरी लगवाई दी थी। समझ में नहीं आता अब क्या करें। एक मन करता है घर लौट जाएं। मज़ा आ रहा है सबको, समझ रहे हैं दन्नू का कौशल।
सुशीला की सास ने दिलासा दिया। अब सोच ना करो बेटा, कभी कभी ऐसा भी हुई जाता है। जो तुम्हें चाहिए यहाँ से ले जाओ, बहनी का घर सो अपना घर। सास ने कह सुनकर कोट दिलवाया, अटैची और कुछ कपड़े भी निकाले, बिस्तरा बंधवा दिया सो अलग। रुपए तो पास में कुछ होने ही चाहिए, नई जगह में क्या करेगा बेचारा, मुसीबत का मारा। जिठानी ने भी कहा, और कहा सब वापस कर देगा, बहनी का कौन रखता है, फिर उसकी तो नौकरी लग गई है, मुसीबत में साथ हम ही लोग तो देंगे। हफ्ते भर बाद शुक्लाइन की लिखाई चिट्ठी आई कि दन्नू 8-10 दिन से लापता हैं। फिर खबर मिली कि खाली हाथ घर पहुंच गए हैं। अब तो जिसे देखो दन्नू का बखान कर सुशीला को छेड़ रहा है। अरे अम्मा, उनका एक टिफ़िन काहे नहीं दे दिया। दादी को सबसे ज़्यादा तरस आ रहा था और 100 का नोट पकड़ाई देती मामा को। सुशीला के लिए मुँह छिपाने की जगह नहीं। दूल्हा ने अकेले में चुटकी ली, काहे तुमने अपने भैया का जस पहले नहीं बताया, हमारी जेब से 100 का नोट कहाँ गायब हुआ था, अब समझ में आ रहा है। रो रो आती है, बोले क्या बेचारी। किसी ने रिमार्क कसा, कैसा राड़ा है, इतना पिटता है फिर भी। राहुल ने छौंक लगाई, जितना पिटता है उतना ही मजबूत होता जाता है। सब हंस पड़े। वाह, आनंद आ गया। अब चलो रे सब लोग, मंडप कहाँ गाड़ा जा रहा है। अब पड़ेंगे हल्दी के छापे, गाने होंगे आज सारी रात। तैयार हो रहे हैं सब। चंचल में बड़ा उत्साह है, पहली बार मौका मिला है उसे घर की शादी में शामिल होने का। लंबी हो गई है, पतली सी, प्यारी सी। काहे दुल्हन, माँ जी ने तरु से पूछा, पजारू धोती का जोड़ा कहाँ धरे हैं। अरे, तरु के मुंह से निकला, वो पैकेट तो वहीं भूल आई उस कमरे में। हाय राम, दन्नू के हाथ तो नहीं पड़ गए। जाकर देखा, जस के तस रखे थे। दन्नू है कहाँ, 2 दिन से गायब है वो तो। चंचल को भी सजने का शौक़ है, हर चीज़ चाहिए उसे, दौड़ भाग लगाए है। मम्मी, हमारी काजल की डिब्बी तुमने कहाँ रख दी। मैंने काहे को रखी है, मैं क्या लगाती हूँ काजल, तुम्हें कहीं डाली होगी। मम्मी की बनारसी साड़ी हाथ में लिए निकल आई है। ओफो, अब मेरी साड़ी नहीं बचेगी। चंचल तुमसे संभलेगी नहीं, लहंगा क्यों नहीं पहन लेती। हाँ, हर जगह वही लहंगा लटका कर चल दें। हवा के झोंके की तरह निकल गई वो। कुछ देर बाद श्यामा और तरु बच्चों के साथ बाहर निकली। तरु की निगाहें चंचल और साड़ी पर लगी हैं। अरे चंचल, जरा ऊंची करो, और पल्ला इतना लंबा झाड़ू लगाता चल रहा है। वो इधर खिंच आया होगा, हमने तो छोटा लिया था मम्मी। ज़रा ढंग से चलो, वो उधर से लेथड़ रही है। मम्मी, तुम तो सबके सामने टोके जा रही हो। 700 की मेरी नई बनारसी तुम लथेड़ रही हो और मैं टोकूँ भी नहीं। अभी सैंडल में उलझ गई तो जरी नोचने लगेगी। चंचल साड़ी संभालती आगे लड़कियों में भाग गई। अब मम्मी के सामने ही नहीं पड़ेगी वो। नई नई रंग बिरंगी बोलती चमकीली तस्वीरों वाली किताबें सबके आकर्षण की केंद्र हैं। मन्नू ने अमेरिका से चंचल के लिए भेजी हैं। श्यामा के बच्चे बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। दन्नू ने पीछे से आकर झांका, बोले, जे कहा है, जे तो बहुत बढ़िया किस्म की चीज़ है। हमारी मौसी ने 7 समंदर पार से हमारे लिए भेजी है। चंचल ने रौबदार आवाज़ में कहा, पता है कहाँ है कनाडा। हवाई जहाज़ से जाओ तो तीसरे दिन पहुँचते हैं। ये तो बहुत कॉस्टली हुई है। एक किताब हाथ में उठा ली दन्नू ने, उलट पुलट कर देखने लगे। बच्चे एक दूसरे को देखने दिखाने में लगे हैं। उन्होंने धीरे से कमीज के नीचे छिपाने की कोशिश की। ये क्या कर रहे हो दन्नू मामा, श्यामा की लड़की चिल्लाई। अरे कुछू नहीं, जरा खुजलाए रहे थे। किताब हाथ में पकड़े रहे। जे वाली हम ले जा रहे हैं, पढ़ के वापस दे जाइए, तुम्हारे पास तो इतनी सारी हैं। वे लेकर चलने लगे। नहीं, हमारी किताबें यहीं रखो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना आता भी है। चंचल झपटी, तुम ले जाकर बेच आओगे। बच्चों को बता दिया गया है, दन्नू चोट्टे हैं, उनसे सावधान रहें। अनसुनी करते हुए वे तेज़ी से चले जा रहे हैं। चंचल ने पास पड़ी खुरपी उठा ली और दन्नू पर तानती हुई पीछे दौड़ी। देखो, हमारी किताबें उठाए लिए जा रहा है। उसने किताब वहीं फेंकी और तेज़ी से निकल गया। अपनी किताब पूछती सहलाती चंचल बुआ के बच्चों को बताने लगी, ये दन्नू बड़ा चोर है, घर का सामान बेच देता है और खूब पिटता है। अंदर से आवाज़ आई, अरे तुम लोग तैयार हो जाओ, बुलावा शुरू होने वाला है। लाओ किताबें अलमारी में रख दूँ, दन्नू के हाथ पड़ गई तो समझो गई। इतनी सहन शक्ति कहाँ से आ जाती है इंसान में। तरु बहुत छोटी थी तब याद करती थी, CAN, कैन, कैन माने सकना। उसकी समझ में नहीं आता था सकना क्या होता है। तरु और उसी के बराबर का मोहन, पड़ोस के पोस्टमास्टर का बेटा, दोनों बैठे मीनिंग रट रहे हैं। रटते रटते तरु चुप हो गई। याद करो तरु, नहीं तो डांट पड़ेगी।
फिर वे शुरू हो जाते हैं CAN कैन, कैन माने सकना। मोहन, ये सकना क्या होता है? ये तो हमें भी नहीं मालूम। मैन, रैट, कैट, फैट सब समझ में आते हैं, पर कैन का सकना क्या होता है दोनों में से किसी को नहीं मालूम, बस रटे जा रहे हैं। सकना क्या होता है ये जानने की उम्र तब उनकी थी भी नहीं। बड़ा होकर इंसान जब घबराता है, सोचता है नहीं कर सकता, तब कोई अदृश्य व्यंग्य से हंस पड़ता है। नहीं सकता क्या, यही करना होगा, और तब सकना का अर्थ समझ में आने लगता है। विपिन के बारे में सोचकर वो दहल उठती है। ये क्या हो गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी? लिली ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो बेचारी तो क्या चल रहा है ये भी नहीं जानती थी। विपिन के भीतर प्रचंड दावाग्नि धधक उठी है। लवलीन का ध्यान आता है तो पागल सा उठता है। रात रात भर चक्कर काटता है, बाल नोचता है, सिर पटकता है, चिल्लाता है। उसने क्या बिगाड़ा था उनका? उसने क्या किया था? पहले ही घबराती थी, वो इस सब के बीच में थी ही कहाँ? फिर रोने लगता है, बुदबुदाने लगता है। क्या क्या अत्याचार किए होंगे तुझ पर, सिर्फ मेरी वजह से? मुझे एक बार बतला दे लिली, मैं एक एक से बदला लूँगा, तड़पा तड़पा कर मारूँगा। एक बार बता जा लिली, बस एक बार। पर उसकी लिली कहाँ है इस दुनिया में? विपिन के सिर पर वार कर वे लोग लिली को उठा ले गए थे। उसके बाद वो नहीं मिली। 2 दिन बाद नहर के किनारे उसकी लाश मिली, नग्न, विभत्स। बदला किस किस से लोगे विपिन? यहाँ तो सारी व्यवस्था एक सी है। तरु के मन में प्रश्न ही प्रश्न चीखते हैं। वो हर बार धीरज देना चाहती है, वो कुछ नहीं समझता। लोग आते हैं, पूछते हैं, वो लाल आंखें किए देखता रहता है। तरु अपने घर ले आई, उसे यत्नपूर्वक रखा, पर मौका पाते ही विपिन गायब हो गया। असित दौड़ धूप कर रहे हैं, तरल बहुत उद्विग्न है, सब जगह हल्ला मचा है। पत्रकार हर तरफ विरोध कर रहे हैं, अखबारों में अपीलों पर अपीलें निकल रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस दौड़ रही है और सरकार निष्पक्ष पूरी जांच का आश्वासन दे रही है। पर कुछ होगा क्या? हल्ला मचाने वाले कुछ कर पाएंगे? एक और घर बनते बनते बिगड़ गया। लवलीन मार डाली गई। विपिन विक्षिप्त सा घूम रहा है। दोष किसका है? अतीत की स्मृतियां तरु को बहा ले गईं। विपिन को भूली कभी नहीं थी, पर आज उसके लिए मन में सोया मोह उमड़ पड़ा है। बुआ कहता था विपिन, कितना अपनापन पाया था, कितनी सहज सहानुभूति और निश्चल प्रेम, कितना विश्वास करता था, कितना महत्व देता था। मुंह से निकली एक एक बात को तरु को लग रहा है मैंने उसे झोंक दिया जलते अंगारों में। क्या ज़रूरत थी आदर्शवाद की पट्टी बढ़ाने की, और वो भी जब यह पता हो कि उसे इस घोर भ्रष्टता के संजाल में जीना है। पैने नखों और विषैले दांतों वाले पशुओं के बीच एक अकेला आदमी कैसे जी पाएगा अपने सिद्धांतों को लेकर? उसके विश्वास का क्या प्रतिफल दिया मैंने? वो और उसकी लिली एक दूसरे के अनुरूप, एक दूसरे के पूरक, कितना शांत संतुष्ट जीवन जी रहे थे। तरु को सब याद आ रहा है। उसने विपिन से कहा था, तुम पत्रकार हो, तुम अनुचित को संकेतित नहीं करोगे, अन्याय के विरोध में खड़े नहीं होगे, तो और कौन होगा? इस महाभारत के संजय हो तुम, निष्पक्ष, निर्द्वंद, सत्यान्वेषी। पत्रकार बनकर वरदान मिला है तुम्हें, सजग दृष्टा और समर के साक्षी होने का। अपना कर्तव्य करो विपिन, बड़ा दायित्व है तुम्हारे ऊपर। पर बुआ जी, सब एक से हैं, हम कुछ करेंगे तो हमारा ही पत्ता काट देंगे। नहीं विपिन, सत्य और न्याय का मूल्य कभी कम नहीं होता। आज के युग में तो और भी नहीं, क्योंकि ये इतने दुर्लभ हैं। ये छोटे छोटे टटपुंजे लोग उन्हें अपने अधिकार में कर लें, और समाज का सबसे जागृत वर्ग, तुम पत्रकार लोग चुप बैठे देखते रहो तो देश का क्या बनेगा? मैंने तो ऐसे पत्रकार देखे हैं जो जान जोखिम में डालकर झूठ का पर्दाफाश करते हैं। वो सच्ची पत्रकारिता है। पत्रकार जैसा सत्य की तह तक पहुंच जाने वाला प्रबुद्ध ही जब विवेकहीन और पथभ्रष्ट हो जाएगा, तो वही होगा जो आज हमारे देश में हो रहा है। और आज विपिन सिर पर पट्टियां बांधे पागल सा घूम रहा है, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कीमत चुका रहा है। उसकी प्रिया को गुंडों ने उड़ाया, दरिंदे बनकर नोच नोच कर मार डाला, उसका अजन्मी संतान को गर्भ में ही रौंद दिया। विपिन चिल्लाता है, मेरी लिली, मेरे कारण तुझे लूटा गया, तुझे नोचा खसूटा गया। ओ मेरे बच्चे, मैंने तुझे देखा भी नहीं, उस अजन्मे को दांव पर लगा दिया मैंने। तरु का मन लगातार धिक्कार रहा है। मैंने ही आग सुलगाई थी, एक सुखी परिवार को झोंक दिया उसमें, सब नष्ट कर दिया। मैंने किया ये, मैंने उन लोगों को झोंक दिया हवन कुंड में, और आराम से घर बैठी ताप रही हूँ। दर्द करते सिर को हाथ से दबाती है। ओह क्या करूँ मैं?
वो कहाँ भटक रहा होगा। ना स्वयं चैन लेती हूँ, ना दूसरों को लेने देती हूँ। 4 दिन बाद असित विपिन को लेकर लौटे। ये तुम्हारा भतीजा वहाँ स्टेशन पर बैठा था, मुझे भी नहीं पहचाना, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। तरु को देख विपिन की आंखों में पहचान उभरी। अचानक वो सीने पर हाथ दबाकर झुक गया। क्या हुआ विपिन, क्या हुआ तुम्हें? तरु ने उसे लिटा दिया, तकिया सिर के नीचे लगाया और हाथ सीधा करने लगी तो हाथ झटक दिया उसने। दर्द के मारे कराह उठा। हाथों पर इंजेक्शन के निशान हैं, बार बार बेहोश हो जाता है। बड़ी मुश्किल से एक गिलास दूध पिला पाई, तब तक असित डॉक्टर को ले आए। ये बाँह पर किसका इंजेक्शन दिया है, बड़ी सूजन है। विपिन बोलो, इंजेक्शन किसने लगाया? बड़ी कोशिशों के बाद टूटे उखड़े शब्दों में उसने जो बताया, उससे पता लगा उसे पकड़ ले गए थे, कार में डाल कर ले गए थे, कमरे में बंद कर दिया, फिर इंजेक्शन लगाए। बड़ा दर्द, आह। विपिन का चेहरा जर्द होता जा रहा है, अटक अटक कर शब्द मुंह से निकलते हैं। वो कौन थे? वो 5। तरु बार बार सजग होकर पूछती है, नाम बताओ कौन थे? डॉक्टर ने रोक दिया, अभी मत पूछिए, उत्तेजित हो जाएंगे। बाद में भी तरु धीरे धीरे निकलवाने की कोशिश करती रही। विपिन, इंजेक्शन किसने लगाया? उनने उनने कह रहे थे। सांस धीरे धीरे चल रही है। इन्हें अस्पताल ले चलिए, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टरों ने जांच की, कितनी सुइयां भोंकी हैं, शरीर के साथ दिमाग पर भी असर है। तरु रो रही है बराबर। असित चुप है। एसपी को, निशांत के संपादक को फ़ोन किए जाते हैं, बहुत लोग इकट्ठा हैं, भीड़ उत्तेजित है। सब आए और सब चले गए। केस सीआईडी को सौंप दिया गया। कुछ हो पाएगा? जहाँ हर चीज़ पैसे और प्रभाव से तौली जाती हो, वहाँ न्याय कौन करेगा? जो लोग मिलने आते हैं विपिन से खोद खोद कर पूछने का प्रयत्न करते हैं। तरु बार बार रोकती है, स्वस्थ हो लेने दीजिए, अभी उत्तेजित होना नुकसानदेह है। बेसुधी में वो लिली लिली चीखता है। उसकी हालत गंभीर है, सीने में दर्द, सिर में चक्कर, बार बार बेहोशी। मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, एम्बेसडर कार, अंधेरा, हाय मार डाला, भयानक यातना। कुछ कागजों पर जबरन हस्ताक्षर भी कराए हैं। कौन है ये सब करने वाले? शांति व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदार पुलिस? जनता का पैसा लूटने वाले ठेकेदार? गुंडों के सरदार हमारे नेता? कोई अकेला नहीं, सब मिले जुले हैं। अकेला है विपिन, बस, जो सच का साथ दे रहा है। डॉक्टरों ने व्यवस्था कर दी है, रात को आराम से सोएगा विपिन। तरु का मन उसे कटघरे में खड़ा कर उत्तर मांगना शुरू कर देता है। बहुत दुस्सह होती है वो स्थिति। तुम्हें क्या पड़ी थी? अब उसे कौन संभालेगा? वो तुम्हारा अपना होता तो भी तुम ऐसा ही कर पाती? अपना कोई होता? तरु के मुंह पर थप्पड़ सा पड़ा। विपिन कितना अपना है कैसे बताएगी? जिसे कोई नहीं समझ सकता कैसे समझाए वो? और गलत को सही कैसे कह पाती? किसी भी कीमत पर, चाहे वो स्वयं हो, असित हो, बेटी हो, बेटा हो। और तब तो अंदाज भी नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। अपने पराये की क्या परिभाषा है? मन को चीर कर तो नहीं दिखाया जा सकता। भीतर ही भीतर एक अंधड़ सा चल रहा है, दिमाग ठिकाने नहीं रहता। सब्जी छौंकने बैठी थी, चूल्हे पर कढ़ाई रखकर तेल की बोतल उठा लाई और गर्म कढ़ाई पर उड़ेल दी। एकदम खूब जोर से उछलती लपट और मिट्टी के तेल का तेज भपका। फौरन पीछे हटी तरु, बोतल दूर हटा दी उसने। ओह, क्या हो गया मुझे? कड़वे तेल और मिट्टी के तेल की पहचान नहीं रही। जलते जलते बच गई। साड़ी भी सिंथेटिक, कुछ हो जाता तो? लोग 10 तरह की बातें करते, कोई कहता सुसाइड, कोई कहता हत्या। और मेरी बच्ची, कौन संभालता उसे? नहीं नहीं, कोई बच्चा ऐसे ना जिए जैसे असित था, बस आगे नहीं सोच पाती। इन लोगों को मझधार में छोड़कर कहीं शांति नहीं पा सकती तरल, मरने के बाद भी नहीं। अस्पताल और घर दोनों के बीच चक्कर काट रही है। लोग आते हैं जाते हैं, तरह तरह के लोग, बातें ही बातें। कब तक, कैसे? चंचल से काफ़ी मदद मिलने लगी है, पर उसे भी कॉलेज जाना, अपनी पढ़ाई। असित का सहयोग मिल रहा है, पर उनका अपना काम भी तो है। तरु को मना नहीं करते, रोकते नहीं, खुद भी जितना हो सकता है कर देते हैं। विपिन कभी थोड़ा संभलता है तो कभी एकदम उन्मत्त हो उठता है, तब उसे नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाता है। सिर का घाव भर आया है, स्वास्थ्य पहले से ठीक है, जीवन खतरे से बाहर हो गया है, पर मन और मस्तिष्क में संतुलन नहीं आया। तरु के मन में निरंतर एक मंथन चलता है, भीतर ही भीतर कुछ उमड़ता घुमड़ता अपने साथ बहा ले जाता है। क्या होगा विपिन का? इन अपराधियों को कौन दंडित करेगा? अपराधी? हाँ, अपराधी। मन के दर्पण में उसे अपना ही चेहरा दिखाई देने लगा है, पर दर्पण चटका हुआ है।
चेहरा एक नहीं अनेक हैं, आधे अधूरे विद्रूप करते से। उपन्यास एक थी तरु की शेष कहानी सुनिए अगले अंतिम भाग 7 में।